नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एवं सेवाओं संबंधी कानून तथा नियम पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश, जो कि विशेष रूप से वाणिज्यिक न्यायाधीश भोपाल के रूप में कार्यरत हैं, श्री बलराम यादव जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है कॉन्ट्रैक्ट एवं सेवाओं संबंधी कानून तथा नियम, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से चर्चा करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो हम संपत्ति खरीदते हैं या कोई गाड़ी खरीदते हैं, लोन लेते हैं फाइनेंस कंपनी से, बिल्डर से, बैंक से, तो वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, और इसके अलावा भी यदि हम किसी भी चीज़ के लिए कोई संविदा करते हैं और उसके में यदि कोई दिक्कत आती है या कोई धोखा करता है आपके साथ, तो आपके पास क्या उपाय है, आप कहाँ जा सकते हैं और उसमें कानूनी रूप से आपको क्या प्रावधान दिए गए हैं कानून में, आज हम खास तौर से इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और इस विषय से संबंधित आपकी जो भी समस्या है, आज इस मंच के माध्यम से आप उसका समाधान कर सकते हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हमारा विषय है कॉन्ट्रैक्ट और संविदा संबंधी कानून तथा नियम, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट की परिभाषा कानून में क्या है, संविदा किसे कहा गया है कानून में? एक्चुअल में अपने यहाँ पर भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से का है ये जी, जो तब से प्रवर्तन में है। संविदा क्या है? संविदा आज रोज़मर्रा के हर उसमें काम पड़ती है जी, संविदा भारतीय संविदा अधिनियम में जो बताया गया है जी, कि ऐसे करार जो वयस्क व्यक्तियों के द्वारा स्वस्थ चित्त अवस्था में जी, और विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिन्हें विधि द्वारा निषिद्ध नहीं ठहराया गया है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए करार संविदा की परिधि में आते हैं, जिसे संविदा कहते हैं। जी। सर, आपने बताया कि विधिपूर्ण व्यवहार में किया गया कोई भी संव्यवहार संविदा की श्रेणी में आते हैं। जी सर, कोई भी संविदा या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होता है, कब उसको कानूनी मान्यता मिलती है? वैलिड तब होता है जबकि वह ऐसा कोई भी करार जी, जो प्रपीड़न बोलें तो बलपूर्वक सहमति न ली गई हो, जी, यानी स्वतंत्र सहमति से किया गया करार, जी, जिसमें प्रपीड़न न हो, छल न हो, जी, असम्यक असर न हो, मिथ्या व्यपदेशन न हो, जी, इनसे मुक्त होता है और स्वस्थ चित्त व्यक्ति के द्वारा स्वस्थ चित्त अवस्था में जी, किए गए करार विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए, विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जी। तो वो वैध संविदा की परिधि में आते हैं, उन्हें जी। वैध संविदा कहा जाता है। मतलब उसमें कहीं कोई धोखे से, छल से और गलत इंटेंशन से किसी ने नहीं किया हो, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते बिल्कुल। हैं। सर, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? जैसा अभी आपने बताया कि एक तो ये हो गया कि जो स्वस्थ चित्त और बाकी छल कपट के बिना किया गया, उसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, यूँ तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। जी, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट शून्य करणीय जी, और शून्य, जी, ये दो तरह की और होते हैं। बाकी जी। तो और आगे जो है समाश्रित संविदा, जो एक कार्य करने पर दूसरे पर आश्रित होती है, जी, तो समाश्रित संविदा होती है। वैसे शून्य और शून्य करणीय दो तरह की और संविदाएं होती हैं। तो शून्य करणीय संविदाएं वो होती हैं जी, जो इनसे ग्रसित होती हैं, जैसे प्रपीड़न, जी, असम्यक असर, मिथ्या व्यपदेशन, जी। कपट, इनके द्वारा अगर है ऐसी संविदा की गई है, जी, तो जिसके साथ भी छल हुआ है, जिससे बलपूर्वक सहमति ली गई है, जी, जो असम्यक असर के प्रभाव में सहमति ली गई है, जी, तो उनके बिहाफ पे वो शून्य करनी होती है। जी, वो चाहें तो उनके लिए शून्य घोषित करा सकते हैं। जी, कुछ करार ऐसे होते हैं जो आरंभता ही शून्य होते हैं, जी, जैसे विवाह की अवरोधक करार। विवाह में जी, वयस्क व्यक्ति यदि शादी करने के लिए सहमत होते हैं, जी, तो उनके लिए वो शादी कर सकते हैं, जी, किंतु उनकी शादी में
अवरोध डालने वाले कोई करार किए गए हों, जी जो कि पेरेंट्स के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा किए जाते हैं, जो अवरोध डाल रहे हों, जी तो वो शून्य होते हैं। व्यापार के अवरोधक करार भी शून्य होते हैं। जी इसके अलावा विधि में अवरोध पैदा करने वाले करार भी शून्य होते हैं। जैसे किसी को टाइम लिमिट दी है 3 साल की, जी और उसको टाइम लिमिट को सीमित कर रहे हैं कि 1 माह तक अगर आप जो है इसके संबंध में कोर्ट जा सकते हैं, जी अदरवाइज नहीं जा सकते हैं। जी यानी उसकी परिसीमा को आपने सीमित किया, जी तो ऐसे करार भी जो है शून्य होते हैं। जी सर, जो एक कॉलर सर सट्टेबाजी लाइन, एक कॉलर लाइन पे आ गए हैं, जी जी हम उनका सवाल लेते हैं। फिर जबलपुर से हैं, जी जी काफ़ी देर से लाइन पे हैं, उसके बाद हम आएंगे जी जी चर्चा जी। पे। अशोक जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत जी है, बताइए क्या मैडम पूछना जी, चाहते मेरे जज साहब से ये सवाल है हैं? जी कि सर हम लोग जमीन खरीदी, जमीन हमारी है जी और हम लोग के साथ छल कपट करके हमारी जमीन को हड़प किया जा रहा है और सिविल कोर्ट में उससे बहस में सर उनसे स्टे मिल गया है। तो इसको हटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए सर? आपको सब कुछ पता है, बताइए। नहीं, छल कपट किस तरह के छल कपट से किया गया? छल बताएंगे पहले आप जो है। वो कनेक्ट नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया है नंबर। जी पर जी उनका ये कहना है कि छल कपट से उनकी ज़मीन को किसी ने, दूसरे ने हत्या लिया है अच्छा अच्छा। और उन्होंने स्टे ले लिया है उस पर। उन्होंने जिनने हत्याया उनने स्टे जिनने ले लिया, खरीद लिया ले लिया ले है, लिया है। उनने स्टे ले लिया है। जी तो इन्हें पहले तो छल कपट बताना पड़ेगा कि छल कपट किस तरह से छल कपट किया गया है। जी मतलब पैसे के लेन देन में या किस तरह का छल कपट है, वो छल कपट बताना पड़ेगा। छल कपट अगर प्रूफ कर लेते हैं कोर्ट में, जी तो वो जो इनकी ज़मीन जो हथियाई गई है, जी सेल डीड के मार्फत हथियाई गई है, कैसी है, तो जी। उसको नल एंड वाइड घोषित किया जा सकता है। जी सर, हम बात कर रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता रहे थे कि जो विधि शून्य कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे आप कह रहे थे सट्टे के हाँ, संबंध में, ये जो सट्टेबाजी के संबंध में भी करार किए जाते हैं, जी पद्यम के तौर के करार कहलाते हैं वो। जी तो ये भी शून्य होते हैं ये। जी सर, आपने कहा कि प्रभाव में यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट करा गया तो प्रभाव से क्या आशय है, किस तरह के प्रभाव? प्रभाव में जैसे मालिक है, मालिक जी। के नीचे नौकर है। जी अब नौकर को अधिशासित करने की शक्ति मालिक में है। जी उससे किसी भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा लेना बड़ा आसान काम है मालिक के लिए। जी पिता और पुत्र के बीच में एक रिश्ता रहता है, पिता भी पुत्र से ये साइन करा ले कॉन्ट्रैक्ट में कि आपका कोई हक नहीं है संपत्ति में, जी जो कि उसे नैसर्गिक रूप से मिलना चाहिए। जी तो जहाँ एक पक्ष अधिशासित करने की स्थिति में रहता है जी और जो अधिशोषित होता है जी उसके द्वारा साइन कराए लिए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जी तो वो व्यक्ति जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को शून्यकरणीय करा बायडेबल कराने के लिए कोर्ट जा सकता है। जी और ये अधिशासित करने वाले व्यक्ति जी जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, जी तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की परिधि में नहीं आते हैं। जी सर, कई बार ऐसा होता है कि लोग किसी अवयस्क से कोई संविदा कर लेते हैं, तो अगर कोई माइनर बच्चा है जो वयस्क नहीं है और उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जी। किसी लालच में, या किसी ने उसको लालच में या दबाव में करा जी लिया, जी जी। तो उसकी कानूनी मान्यता क्या होगी, वैधानिकता क्या है? जो व्यक्ति अवयस्क से संविदा करता है, जी तो अवयस्क के द्वारा की गई संविदा, जैसे बैलेट संविदा में कहा भी गया है कि वयस्क के द्वारा की गई संविदा, 2 वयस्क जरूरी है उसमें। तो जी एक व्यक्ति अगर अवयस्क है, जी वयस्क व्यक्ति ने जी। अवयस्क से संविदा करा ली है, तो अवयस्क व्यक्ति जब जैसे ही 18 साल का होता है, जी तो वो उसको ऐसी संविदा को चुनौती दे सकता है और संविदा को निरस्त करा सकता है। अवयस्क के द्वारा की गई संविदा को कानून द्वारा ये परिवर्तन नहीं करा सकता है। जिसने जो लाभ लेना चाहा है अवयस्क की संपत्ति में या उसके हित में, जी तो वो कानून के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, लॉ परमिसेबल नहीं है वो। जी। पर अगर वो बच्चा जो है वो 18 साल से कम है और उसके बिहाफ में कोई और करना चाहे कि ये गलत है, उसके एलआर या पेरेंट्स जो भी उसके, वो चैलेंज कर सकते वो हैं, चैलेंज वो कर चैलेंज सकते कर सकते हैं, पेरेंट्स उसकी चैलेंज कर सकते जी हैं। कि ये गलत किया गया है। यस। सर, कई बार ये देखने में आता है कि जो बिल्डर्स होते हैं, जो फाइनेंसर होते हैं,
वो जब एग्रीमेंट बनाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं प्रॉपर्टी बेचते समय, फाइनेंस करते समय, बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी बैंक भी होते हैं, तो कई बार जो बिल्डर्स और फाइनेंसर के जो कंडीशंस होती हैं वो वन साइडेड होती हैं, उनके फेवर की होती हैं, पैनल इंटरेस्ट से लेकर और आर्बिट्रेटरी कंडीशंस होती हैं। तो ऐसे में यदि कोई केस होता है और बाद में कोर्ट में आता है तो कोर्ट उसको किस तरह से लेती है, जबकि वो एक तरफा कंडीशन उनके फेवर की हैं, कंज्यूमर के फेवर की नहीं है? एक्चुअल में इसमें कोर्ट में तब आता है जी जब ऐसे व्यक्ति के पास वसूली वारंट पहुंचता है जी या उससे वो राशि वसूल किए जाने की कार्रवाई होने लगती है। जी एक्चुअल में जिस समय ये कॉन्टैक्ट किए जाते हैं, जी फाइनेंसर ने लोन लेने के लिए तरह तरह के कॉल करते हैं फाइनेंसर्स या जी। विज्ञापन देते हैं। जी जीरो फाइनेंस। हाँ जी, उसमें कोई पेपर की ज़रूरत नहीं, कोई जी। ज़मीन की ज़रूरत नहीं, कोई प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में दूसरा पक्ष जो है उनकी हिडन कंडीशंस को नहीं देख पाता है जी और वो जो छिपी हुई शर्तें हैं उन पर गौर नहीं करता है और वो लोन ले लेता है। ये तो फाइनेंसर के मामले में है। जी इन फाइनेंसर्स के उसी जो एग्रीमेंट होता है उस एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी डला रहता है। आर्बिट्रेशन क्लॉज भी नहीं देखना, क्या ब्याज लेंगे, क्या पैनल ब्याज लगेगा, ये भी जी। नहीं देखना, बिल्कुल। ये कुछ भी नहीं देखते हैं। इवन मैं तो कहना चाहूँगा कि उसमें आर्बिट्रेशन का क्लॉज के अलावा आर्बिट्रेटर जो पेड आर्बिट्रेटर रहते हैं, जी अब उन्हें नहीं पता। यहाँ भोपाल में रहने वाले व्यक्ति को जैसे बाइक का लोन लिया, जी। चेन्नई की किसी फाइनेंसर ने उनको लोन दिया, जी चेन्नई में बैठा हुआ आर्बिट्रेटर ने केस को डिसाइड किया। अब इन्होंने तो साइन किया है उसमें, जी। और उस आर्बिट्रेटर को भी स्वीकार किया है। इन्होंने जी। देखा ही नहीं कि वो आर्बिट्रेटर है कहाँ का। बिल्कुल। उस आर्बिट्रेटर बैठा हुआ है चेन्नई में। जी चेन्नई में उसने इसकी कार्रवाई की। जी। जब फाइनेंसर का लोन इनने नहीं पटाया जी या जो भी दिया लोन, पता चला 50,000 रुपये लोन लिया है, वो किस्तें भर रहे हैं, और किस्तें भरते भरते जब इंतहा हो गई, जी कुछ समय बाद जब किस्तें भरना बंद हो गया जी तो उधर पे आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हुई। आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास किया। अवार्ड पास होने पर पता चला 3.5 लाख रुपए का वसूली वारंट यहाँ पे कोर्ट में आ गया। जी अब यहाँ कोर्ट के सामने तो वसूली वारंट आया, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हुई, जी। और जैसी वारंट वो वहाँ पहुँचा जी पक्षकार के पास, तब वो उसकी आंखें खुलती हैं कि ये हो क्या गया है। हमने तो 50,000 रुपये लोन लिया था, जी हमने लोन तो इतना लिया नहीं था। जी अब उसमें देखते हैं कि वो पूरी आर्बिट्रेशन की कार्रवाई लगी हुई है, अवार्ड भी लगा है, आर्बिट्रेशन की कार्रवाई लगी हुई है। जी अब ये एफआईआर ही नहीं हुए, इनकी साइड से कोई एफआईआर हुआ, कोई जी। वकील वहाँ पे एफआईआर भी हो गया, जी तो ये माना जाता है कि भाई आप एफआईआर हुए हैं जी। इसमें। जी तो इस तरह से ये उन पक्षकारों के साथ छलावा हो जाता है। जी तो मैं कहना चाहूँगा कि जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं तो प्रत्येक चीज़ को बारीकी से देखें जी और बार बार देखें उसको। जी सर, एक कॉलर लाइन पे हैं सागर से, काफ़ी समय से हम उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार सबको जी। भी नमस्कार। नमस्कार। मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। सर से मेरा सवाल था कि मेरे गांव में एक दोस्त है जी। और वो 2 भाई हैं, तो उनके साथ ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों के नाम अलग अलग नाम से खेती थी, बराबर थी, जी। पर कुछ खेती थोड़ी जो बड़े भाई के नाम से थी वो थोड़ी खराब थी, वो जो अच्छी थी वो हल्के भाई के नाम से थी। तो बड़े भाई ने ये किया कि जो खराब जमीन थी वो छोटे भाई के नाम करा दी और उनको पता ही नहीं चला, उनसे साइन भी ले ली और उनकी जो खेती थी वो उनको दे दी। तो मतलब अदला बदली कर दी और उनको पता भी नहीं चला। और बाद में जब उन्होंने कागज दिखाए कि ये अब मेरी है, जो मेरी थी वो तुम्हारी हो गई। तो ऐसे में अब क्या कर सकते हैं सर? नहीं तो इसमें पढ़े लिखे हैं क्या आपके वो नहीं, जो वो दोस्त? पढ़े लिखे नहीं थे और उनसे साइन मांगे तो उन्होंने कर दी, और ये 2012-13 की बात है। जी सर बताएंगे। एक्चुअल में ये संविदा के उसमें नहीं है, ये आपका कम मूल्य वाली ज़मीन, कम मूल्य वाली ज़मीन आपके दूसरे भाई ने को मिली और अच्छी कीमत वाली ज़मीन एक भाई ने ले ली। तो इसके संबंध में जैसे ही पता चलता है तो इसके लिए सिविल कोर्ट ही इसमें उपचार मिलेगा सिविल कोर्ट में, और वहाँ पे देखें ये कि किस तरह की स्थिति है इन्होंने। तो इसमें कॉन्टैक्ट का कोई वो नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें तो रोड साइड की ज़मीन है या जहाँ धोखे से कमर्शियल जमीन का यूज की है, नामांतरण करा दिया गया है। हाँ,
तो उसको चैलेंज करें, रेवेन्यू कोर्ट में करें पहले तो। विपिन जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? विपिन जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आप इसको जहां पर इसका नामांतरण किया गया है, बदल दिया गया है ज़मीन को, आप पहले वहां चैलेंज करें। नामांतरण के अगेंस्ट चुनौती दें जी, और उसमें अगर कमतर मूल्य की ज़मीन आपको प्राप्त हुई है तो उसके संबंध में आप जो है अपील कर सकते हैं उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट में। विपिन जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि आप इसके लिए रेवेन्यू कोर्ट में उस नामांतरण को चुनौती दे सकते हैं कि ज़मीन जो बदल गई, तो आप वहां कह सकते हैं कि छल से इन्होंने ज़मीन बदली है और इन्होंने धोखे से ये सब काम किया है, तो इसके लिए आप वहां जा सकते हैं। उसके बाद भी उपचार नहीं है तो आप उसकी अपील कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर, कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनका रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है? क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करो तो उसको रजिस्टर्ड जरूर कराना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब भारतीय संविदा अधिनियम में जी रजिस्ट्रेशन का कोई वो नहीं, कॉलम नहीं है। जी ये एक्चुअल में अगर कोई अचल संपत्ति के संबंध में कोई कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं जी तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, संपत्ति अंतरण अधिनियम। जी तो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ये है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य वाली कोई जमीन जायदाद जी। की जो खरीद की जाती है जी और उसके संबंध में कोई एग्रीमेंट किया जाता है, जी मतलब एग्रीमेंट सेल फॉर एग्रीमेंट होता है जो, जी तो वो किया जाता है, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, जो कि 100 रुपये से अधिक कीमत की अचल संपत्ति होना चाहिए। जी तो वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जी प्लस संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जी सर, कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मौखिक भी हो सकता है, संविदा लिखित भी हो सकती है। हाँ, तो ऐसे कौन सी संविदा है जिसका लिखित होना आवश्यक है? यूँ तो सारी की सारी संविदाओं का लिखित होना जरूरी है। जी ओरल में तो मौखिक संविदा का कोई औचित्य नहीं है जब विवाद की स्थिति निर्मित होती है, जी तो उसके लिए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ही देखा जाना है। चाहे आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो चाहे सिविल की कार्रवाई हो, जी उसमें आपका लिखा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है जी क्या कंडीशन है, उनके आधार पर ही आगे कोर्ट बढ़ता है। जी तो संविदा लिखित ही होना चाहिए। जी मतलब अगर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं और उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिखित में ही करें। बिल्कुल। अगर आपने शब्दों में या किसी के कहने पे, सर कई बार एक पर्ची पे लिख के दे दिया जाता है, लीगल पूरा फॉर्मेट में नहीं होता, स्टैम्प पेपर पे नहीं होता, तो यदि कोई सादे कागज़ पे लिखकर कोई लाइनें लिख के दे देता है और साइन कर देता है तो क्या उसको भी? हाँ बिल्कुल, ये दोनों के साइन होना चाहिए। जी क्या उसमें कंडीशन तय की गई हैं वो सब मेंशन होना चाहिए। जी फॉर्मेट ऐसा कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसी तरह का फॉर्मेट बनाया गया हो कि ये ही फॉर्मेट में होगा तभी ये संविदा की परिधि में आएगा। कागज़ में लिख के भी जो भी उनका समव्यवहार हुआ है, समव्यवहार प्लस उसमें क्या आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये सब क्लॉज डाले जाते हैं, जी तो वो होते हैं। तो लिखित होना चाहिए जी और पढ़ के ही हस्ताक्षर होना चाहिए। जी जी। सर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को शून्य कब घोषित किया जा सकता है, किन परिस्थितियों में? किसी ने कॉन्ट्रैक्ट, दो लोगों ने कर लिया, अब उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे शून्य घोषित किया जाना चाहिए या ये गलत हुआ है, तो किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? अब वो मैंने जैसा पहले बताया है जी कि कोई भी व्यक्ति जो उस कॉन्ट्रैक्ट से परिवेदित है जी तो ऐसे व्यक्ति को बताना होगा कि किन कारणों से वो परिवेदित है। और जो मैंने बताया है कि स्वतंत्र सहमति से किए गए करार, जी स्वतंत्र सहमति में फिर देखा जाना है कि वो बलपूर्वक तो नहीं लिया गया है, जी वो असम्यक असर के प्रभाव में तो नहीं लिया गया है, जी मिथ्या व्यवदेशन के प्रभाव में तो नहीं लिया गया है, जी कपट के द्वारा तो नहीं लिया गया है। जी ये जो कारण है, यदि परिवेदित पक्ष इनमें से कोई भी कारण बता देता है कि हमसे छल पूर्वक इनने ये कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराए हैं या हम पे प्रभाव डाल के, हम चूँकि इनसे अधिशासित थे जी तो हम पे प्रभाव डाल के वो हमसे सिग्नेचर कराए गए हैं, या उन्होंने बलपूर्वक सिग्नेचर कराए हैं, या गलत बयानी करके जी बताया कुछ और दिया कुछ, जी। तो इस तरह से, तो इनके आधार पर ऐसा पक्ष जब इनमें से कोई भी एक कारक को प्रमाणित करता है जी। तो वो शून्य करणी करा सकता, शून्य घोषित करा सकता है उसको। जी जी। सर, कई बार ये देखने में आता है कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होते हैं,
एक व्यक्ति की ज़मीन होती है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता है, तीसरा मटेरियल सप्लायर होता है और पार्टनरशिप में ये सारे काम होते हैं। तो जो ऐसी संविधाएं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो प्राइवेट प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं उनमें, तो ऐसी स्थिति में यदि किसी चीज़ में कोई डिले होता है किसी के पार्ट में कि टाइम पे पोजीशन नहीं दिया, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ या पैसा लेके रख लिया और दिया ही नहीं, तो दायित्व किस पे आता है? क्योंकि उसमें तो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर अब रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, वो एग्रीमेंट मतलब लिखित है, जी संविदा लिखित है, जी तो उनमें सबके के दायित्व भी मेंशन होंगे। बिल्कुल। एक भूमि स्वामी है, जी वो 100 बाई 100 का प्लॉट प्रोवाइड कराता है कि इस जी। पर भवन खड़ा करना है। एक रॉ मटेरियल सप्लाई के संबंध में है, जी तीसरा उसका निर्माण करेगा। जी अब जो 100 बाई 100 का प्लॉट प्रोवाइड करा रहा है, तो उसने भी अपना दायित्व लिया है, ज़मीन तो प्रोवाइड कराई। जी अब बिल्डिंग की परमिशन लेनी है नगर निगम से, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, जी ये सारी परमिशंस उसके नाम से प्राप्त होंगी। जी तो इसके लिए क्या टाइम लिमिट दी गई है उस एग्रीमेंट में। जी इसके बाद अगर ड्यू टाइम में उसने अपनी सारी परमिशंस लेके और प्लॉट इनको हैंडओवर कर दिया कि अब आप कंस्ट्रक्शन करो, या जी फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए भी पैसा देना है, तो उसको जो भी पैसा एडवांस में देना, क्या कंडीशन उसमें रखी गई है। तो वो रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए, उसके लिए भी कि कब कब कितना कितना मटेरियल देना है, जी वो देगा। फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसको अपना काम करना है। जी अब इसमें देखा जाएगा कि किसके पार्ट में डिले हुआ है या किसने अपने पार्ट का रोल सही ढंग से प्ले नहीं किया है। जी जिसके द्वारा अपने पार्ट का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया है, जी तो लायबिलिटी उसके ऊपर फिक्स होगी। जी इस तरह से इसमें ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में जी यही देखा जाता है कि कौन व्यक्ति के द्वारा किसके डिले करने के कारण उस प्रोजेक्ट को में असफलता मिली है, जी और उसके आधार पर अगर कोई चुनौती देते हुए आता है, तो फिर देखा जाना है कि किन की द्वारा सही अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किए जाने से और ये नुकसान हुआ है, तो उसका निर्धारण उसी के माध्यम से होगा। सर, संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि लोगों में इस कानून के बारे में कितनी अवेयरनेस है? खास तौर पर ये आजकल जैसे मकान बिल्डर्स बड़े बड़े लुभावने वो विज्ञापन देते हैं, जी फाइनेंसर भी बिना किसी प्रूफ के और लोन भी देते हैं। जी इनके संबंध में आम आदमी उतना जितना जागरूक होना चाहिए उतना जागरूक नहीं है। जी तो हम चाहेंगे स्टूडियो के माध्यम से जी कि कभी भी जी यदि आप मकान लेने जा रहे हैं, तो मकान लेने के संबंध में आप पूरा उनका विज्ञापन देखें, जी उसमें सभी बातों को बारीकी से देखें, कितने टाइम पे देना है इनको। पता चला कि उन्होंने 2 साल का या 1.5 साल का टाइम लिमिट दिया हुआ है, आप तो किस्तें आपकी कटना चालू हो गई जी और 6 साल तक आपको मकान नहीं मिल रहा है। जी इसी तरह से लोन के मामले में भी होता है कि आपने वो कंडीशन देखी नहीं कि आप कितना ब्याज देंगे, जी आपने वो कंडीशन नहीं देखी कि इसमें क्या कहाँ पे कार्रवाई होगी आर्बिट्रेशन की। जी आप यहाँ भोपाल में बैठे हैं, चेन्नई या हैदराबाद में जो है आर्बिट्रेशन की कार्रवाई हो रही, आपके बिहाफ पे कोई ना कोई एफआईआर भी हो रहा वहाँ पे, जी आपको नहीं पता 50,000 रुपए का लोन लेके आप 4 लाख रुपए चुकाने के लिए बैठे बिल्कुल सर, हुए समय हैं। का अभाव है, हमें तो कार्यक्रम मैं को चाहूँगा यही कि आप विराम देना लोग होगा। वो कंडीशन को ज़रूर देखें, जी और उन कंडीशन को देखने के बाद ही आप जो है चाहे मकान लें या लोन लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आज इस विषय के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। दर्शकों, जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे क्लॉज दिए गए हैं, कौन से वैध हैं, कौन से अवैधानिक हैं। ज़रूरत है आपको जागरूक होने की, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट करें उसकी शर्तों को अच्छी तरह से पढ़कर ही साइन करें, अन्यथा आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।